हेलो नमस्कार सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर के एक सीरीज शुरू की हुई है। ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम मैथ्स को लेकर के कुछ क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो हम कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम फिर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ्स से लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि आप पेन पेपर लेकर के बैठिए। अगर आप क्वेश्चन पहले देखेंगे तो आप पहले उसको खुद करने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें लास्ट का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको कहा था कि इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे उसका आंसर बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं शुरू वहीं से करूंगा जिसमें मैं बात करूंगा सबसे पहले उस क्वेश्चन की जो हमने पिछली क्लास का आपको दिया था कि आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये क्वेश्चन था वो जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था। इसमें कहा गया था कि द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर LCM इज 160, वन ऑफ द नंबर्स 32। तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो देखिए LCM HCF में एक रूल हमारा जो होता है वो ये होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे कई सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। और ये होता है कि अगर आपके पास 2 नंबर है, उन 2 नंबर की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा जो इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आएगा? HCF और LCM की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। इसमें से आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी आप उसको यूज कर लेंगे यहाँ पर। जैसे इसने कहा कि दूसरा नंबर हमें पता है 32 है, यानी कि पहला नंबर हमें पता है 32 है, एक नंबर 32 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा? यहाँ बस क्या करना है हमें? HCF की जगह 16 करना है और LCM की जगह कितना करना है? 160। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मुझे यहाँ से दूसरा नंबर पता करना है तो ये हमारा इक्वल होगा 16 इंटू 160 और डिवाइड में 32 के। 16 से ये कट जाएगा 2 बार और 160 को 2 जो है वो 80 बार कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब जो दूसरा नंबर हमारा होने वाला है वो कितना होने वाला है? वो 80 होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। तो जो स्टूडेंट ने वहां पर आंसर किया हुआ था उनका सबका सही है। ये था हमारा वो क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था। तो यहाँ से आगे जो क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, यहाँ से आगे क्वेश्चन हमारे आज की क्लास के हैं और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इंटरेस्ट को लेकर के, जिसमें कहा गया कि अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 5 years। अगर आप कोई पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं तो वो 5 साल में 2 गुना हो जाता है। तो वो कैसे होगा भाई? वैसे तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो कैलकुलेशन काफी लेंदी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि इसने कहा कि कोई भी पैसा हो अगर आप उसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वो 2 गुना हो जाएगा। जैसे मैंने किसी से कहा है भाई मेरे पास तो 1 ही रुपया है, तो इसका मतलब वो 2 गुना यानी कि 2 हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। कितने साल लगेंगे? 5 साल लगेंगे, 5 years लगेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि आप क्या करो, इसको भी ले जाओ और इसका भी ट्वाइस कर दो। तो वो कहेगा ठीक है, इसको भी ले जा रहे हैं हम, इसका भी ट्वाइस कर देंगे और इसको भी हमें 5 साल ही लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी पैसा हो 5 साल में दुगना हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कहा कि भाई 4 है, इसको भी ले जाओ, इसका भी डबल करके दे देना। उसने कहा ठीक है हम इसका भी ट्वाइस कर देंगे, 5 साल हमें फिर से दे दीजिए आप। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आपने देखा, शुरू से ये लास्ट में कितना गुना हो चुका है? 8 गुना। और यही क्वेश्चन में कहा है कि हमें 8 टाइम्स करना है, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स करने में कितने साल लगे? 5 साल, 5 साल और 5 साल। तो टोटल जो हमें लगे हैं वो कितने साल लगे हैं? 15 साल लगे। ठीक है, आसान सी बात है कि कोई भी पैसा हो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे ट्वाइस हो जाएगा, फिर अगले 5 साल के लिए हम उसको फिर से इन्वेस्ट कर देंगे वो उसका भी ट्वाइस हो जाएगा, फिर अगले 5 साल के लिए करेंगे तो 3 टर्म के अंदर वो 8 टाइम्स हो चुका होगा और उसमें जो टाइम लगेगा वो 15 साल का लगेगा। यह फिर आगे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। अब देखिए इसमें फ्रैक्शंस का एडिशन पूछा है कि 1/30, 1/42, 1/56, 170, 190 और 1/110। तो इनका सबका सम कितना होगा? आपको पता है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो सबसे पहले इन सब का एलसीएम लेंगे, फिर सबसे डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन उस तरह का नहीं है, इसमें एक पैटर्न छिपा हुआ है। अगर आप देखेंगे 1/30 है तो मैं इसको 5 into 6 लिख सकता हूं, फिर प्लस 1/42 अगर मेरे पास है तो मैं इसको 6 into 7 लिख सकता हूं, ये प्लस 56 है तो मैं इसको 7 into 8 लिख सकता हूं। तो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा साथ साथ में कि मैं कुछ नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसमें एक पैटर्न बन रहा है। 90 को हम लिखेंगे 9 into 10 और 110 को हम लिखेंगे 10 into 11 के, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है।
ये पैटर्न होता है 5 गुना 6, फिर 6 से शुरू होगा 7 में गुना, फिर 7 से शुरू होगा 8 की गुना, फिर 8 से शुरू होगा तो 9 की गुना होती रहेगी ऐसे। तो आप यहाँ पे देखें जरा फटाफट से, इस चीज को मैं एक लिख के दिखाता हूँ। ये वाला फ्रैक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, जब कोई नंबर में वैल्यू ऐसे लिखी हो तो आप देखेंगे 1/5 इंटू 6 का मतलब 1/30 है, लेकिन मैं इस वाली फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/5 माइनस 1/6। क्यों कहे तो एक बार देख लेते हैं करके क्यों लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा और अगर इसकी वैल्यू 1/30 ही आ गई, मतलब हम लिख सकते हैं, तो सोल्व करेंगे इसको। 1 इंटू 6 कितना होता है 6, माइनस 1 इंटू 5 कितना होता है 5, और डिवाइड में करेंगे 5 इंटू 6 30। तो 6 में से 5 माइनस होगा, ये फिर से 1/30 आ रहा है। इसका मतलब हम इस वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हालांकि इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी चीजें लिख देता हूं, इतना लिखना नहीं है वैसे। क्या मैं इसको 1/5 माइनस 1/6 लिख दूं, फिर प्लस है ये वाला। क्या मैं इसको 1/6 माइनस 1/7 लिख दूं, फिर सेम में इसको भी लिख सकता हूं कि 1/7 माइनस 1/8 प्लस ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/9, ये हो जाएगा प्लस 1/9 माइनस 1/10 और प्लस 1/10 माइनस 1/11 के इस वाले को। तो यहां से देखेंगे ये माइनस होता रहता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमेशा क्या होता है, पहले वाली टर्म इधर से बचती है और इधर से बचती है लास्ट वाली टर्म। इधर से ये वाली टर्म बचती है, यानी कि 1/5 जो है ये वाली बचती है, तो इधर से ये बचा है, और माइनस करेंगे किसको, इधर से ये जो लास्ट वाली टर्म हमारी बचती है माइनस 1/11 को। तो जब इसको सोल्व करेंगे 1 इंटू 11 11 माइनस 1 इंटू 5 5 और डिवाइड में हो जाएगा 55 11 इंटू 5। तो माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 6/55 के, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने डिटेल में कर दिया है, इसको मैं बताता हूं क्या आपको कैसे करना चाहिए इसको। जब भी ऐसे फ्रैक्शन हो, क्या मैं इसको सिंपल सा लिख लूंगा 5 इंटू 6 को, ठीक है, प्लस अब सारी टर्म्स आपको नहीं लिखनी है, इसको ब्रेक कर लेना है ऐसे 10 इंटू 11 के। तो इसकी वैल्यू जो हम करेंगे, इधर से बस आपको ये वाली वैल्यू लेनी है 1/5 माइनस कर देना है ये इधर का लास्ट वाला नंबर 1/11 के। इसको सोल्व करेंगे तो 11 माइनस 5 और डिवाइड में 11 इंटू 5 यानी कि 55। तो 6/55 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी कई सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे नीचे 1 का गैप बन गया, 2 का गैप बन गया, 3 का गैप बन गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनेंगे यहाँ पर। उसमें मैं बता देता हूँ फटाफट से। अगर कभी आपको एक से ज़्यादा गैप बनता है तो आपको क्या करेंगे, जितने का भी गैप बनेगा उसको 1/, में लिख देंगे और इधर से फर्स्ट टर्म ले लेंगे और इधर से माइनस कर देंगे लास्ट टर्म, ये वाला। इससे अब आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज में मैं कोशिश करूंगा ऐसे क्वेश्चंस भी लेने की, लेकिन अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी और सी और डी। इन चारों में आपको देख के बताना है कि आपको कौन सी कंडीशन ट्रू लग रही है। ठीक है, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, √6 प्लस √2, इनके बीच में कुछ रिलेशन इसने कहा है। तो इसमें रिलेशन कैसे करेंगे, देखिए एक तरफ हमारा लिखा हुआ है √5 प्लस √3 और एक तरफ रिलेशन लिखा है हमारा √6 प्लस √2 का। ठीक है जी, अब आप यहां पे देखेंगे, पहचानेंगे कैसे कि 5 और 3 इधर भी सम 8 दिख रहा है, √6 प्लस √2 इधर भी जो है टोटल सम 8 दिखता है, लेकिन इसका ध्यान रखना ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो ये वाली कंडीशन तो आपको पहले ही कैंसिल कर देनी है। देखने से दोनों तरफ सम इक्वल दिखेगा, लेकिन इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती है। तो अगर आपको इनके बीच में रिलेशन दिखे, तो अगर दोनों का सम सेम है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 में 3 की गुणा 15, 6 में 2 की मल्टीप्लाई 12, इनकी जो मल्टीप्लाई होके आया है, इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वही टर्म हमारी बड़ी होगी। तो यहां पर हमारा आंसर होगा कि √5 प्लस √3 ग्रेटर होगा √6 प्लस √2 से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो पहले वाला है, इस कंडीशन के यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली हुआ कैसे है, ये हुआ इस तरीके से है कि मैंने क्या किया है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है
और स्क्वायर जब करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, वहां से आपको थोड़ी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन इतना करना नहीं है हमने, हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। मैं आपको वो नहीं करा रहा हूं कि आपको डिटेल में करा रहा हूं, मेरा काम है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे कराएंगे, ठीक है। जब डिटेल में करना होगा तो मैं उस टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन या उस पर्टिकुलर टाइप की ही बात करूंगा। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस देख रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, एक व्यापारी 450 रुपए में एक कलाई घड़ी खरीदता है, 450 में कुछ परचेज करता है, एक रिस्ट वॉच, एंड फिक्सेज इस लिस्ट प्राइस। ध्यान रखना, लिस्ट प्राइस को ही मार्क प्राइस भी बोलते हैं, हिंदी में इसको अंकित मूल्य बोलते हैं। और इस तरीके से उसको फिक्स करता है कि वो 10% डिस्काउंट भी दे दे, उसके बाद भी उसको 20% का फायदा हो। तो इस तरीके की कंडीशन को आप कैसे बैठाएंगे, कैसे उसको सेट करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। जब हमने क्वेश्चन किए हैं क्लासरूम के अंदर, जब पूरा कंसेप्ट देखा था, तो मैंने आपसे कहा कि पूरा चैप्टर ये कॉस्ट प्राइस है, बीच में आपको सेलिंग प्राइस लिखना होता है, इधर लिखना होता है मार्क प्राइस, ठीक है जी। आपको पता है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ होता है, और प्रॉफिट और लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ होती है। अगर क्वेश्चन में कहा है कि डिस्काउंट हमारा 10% है, तो 10% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/10 का डिस्काउंट करना। और इसका मतलब होता है कि अगर मार्क प्राइस 9 है तो सेलिंग प्राइस, सॉरी, मार्क प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी 20% का प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब है 1/5 का प्रॉफिट, यानी कि अगर कोई सामान की कीमत 5 रुपए है तो वो 6 का बिकेगा, प्रॉफिट पर बिकेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो सकती है आपके सामने कि आपको दिखेगा कि ये सेलिंग प्राइस ये कहता है कि 9 का बिकेगा, ये कह रहा है कि 6 का बिकना चाहिए। इस कंडीशन को दोनों जगह आपको सेम करना है। सेम करने के तरीके होते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम मेथड। इसमें मैं अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 18 हो जाएगा, और इसमें मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 18 हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसका दोस्त था तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई हुई है तो इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई होगी, इसमें अगर 3 की हुई है तो इसके दोस्त में भी 3 की मल्टीप्लाई होगी। तो जो फाइनल वैल्यूज निकल के आएगी वो आएगी कि कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 15 हो तो सेलिंग प्राइस दोनों जगह हमारा 18 होगा, और जो मार्क प्राइस है वो 20 होगा। अब इन तीनों में से आपको जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसमें से किसी एक वैल्यू को दिया होता है और कोई दूसरी वैल्यू निकालने को कहा गया होता है। इसने क्वेश्चन को शुरू में कह दिया था कि उसने खरीदा है 450 का, और खरीदने का मतलब है कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्रय मूल्य है, यानी कि 15 की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 450 रखनी है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 30 से, और पूछा है कि अंकित मूल्य बताइए। यहाँ पे लिखा है सूची मूल्य ही अंकित मूल्य होता है। जब उसमें 30 की मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ पर हर वैल्यू 30 से मल्टीप्लाई होकर के बताई जाएगी। और इस बात का आप ध्यान रखना कि इसका जो अंकित मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, सिर्फ 600 रुपये आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन की कहानी क्या है, एक घड़ी थी वो 450 की खरीदी, और दुकान वाले ने, व्यापारी ने उस पे 600 रुपये लिख दिया। 600 रुपये लिखा, कस्टमर आया, उसने 10% का डिस्काउंट मांगा, उसके बाद भी व्यापारी ने 20% का लाभ कमा लिया है। ये इस पूरे क्वेश्चन की कहानी है। क्वेश्चन यूं ही नहीं पूछे थे एग्जाम के भाई, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है उसकी एक बड़ी ही अच्छी कहानी होती है कि यही क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखने से आपको ये लग रहा है कि भाई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ इस क्वेश्चन में एक और प्रॉपर्टी लगती है जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, CND। ये क्या होता है, ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी रेशो है, आपको पता है रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी 2 फ्रैक्शन है तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप मान लीजिए इन दोनों को ऊपर जोड़ेंगे, अगर आप ऊपर इन दोनों का सम करेंगे और नीचे इन्हीं दोनों का डिफरेंस करेंगे तो सामने वाली वैल्यू पे भी आप वही करेंगे, ऐसे C-D। तो ये बात ट्रू होती है। कैसे होती है, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/4, 3/4, ये किसके बराबर हो सकता है, ये हो सकता है 6/8 के।
भाई दोनों तरह मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों जगह पे, तो 3/4 इक्वल टू है 6/8 के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि 3+4 और 3-4, तो क्या इधर भी ऐसे कुछ होगा? तो देखते करके, ये 6+8 होगा और ये 6-8 होगा। 3 और 4 जुड़ के 7 आया, नीचे कितना आ गया? -1। इधर 8 और 6 जुड़ के कितना आया? 14, नीचे कितना आ गया? -2। तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि 2 से कट जाएगा 7 बार और ये नीचे हमारा -1 ही बचेगा। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। अगर आपको, देखो फाइनल बता रहा हूं करके, अगर आपको कभी भी दो चीजों का दिया हो रेशो, सॉरी दो चीजों का सम ही ऊपर दिया हो, उन्हीं का डिफरेंस नीचे दिया हो, तो इसको लिख लेंगे एक बार। इसको लिख लिया हमने, tan थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड में हो जाएगा tan थीटा माइनस cot थीटा और इक्वल टू 2/1 कर लेंगे। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो फ्रैक्शन बना लेंगे। अब क्या करना है ये चीज आप ध्यान से देख लेंगे। जब भी आपको ये दिया होगा, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, यानी कि tan थीटा डिवाइड में हो जाएगा cot थीटा के, और इधर क्या होगा? इधर वही होगा कि 2+1 ऊपर और 2-1 नीचे। तो कितना हो जाएगा ये? तो आप कहेंगे ये हो चुका है हमारा इक्वल किसके? ये इक्वल हो चुका है कि tan थीटा अपॉन में cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/1। 1 आप छोड़ सकते हैं, 1 को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। क्या मैं tan थीटा को नीचे cot थीटा को लिख देता हूं 1/tan थीटा, और ये इक्वल टू किसके है? ये इक्वल टू है 3 के। अब आपको पता है फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 के। 1 था नीचे, 1 को तो हम लिखते नहीं है। tan स्क्वायर थीटा अगर 3 है तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा मतलब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट कर दिया ऐसे, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3 के, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये हट जाएगा। और आपको भाई पता ही होगा कि tan थीटा अगर √3 है तो ये तो tan कितने पे होता है? 60 डिग्री पे √3 होता है। इसका मतलब थीटा बराबर है 60 डिग्री के। तो क्वेश्चन में जो पूछा है हमसे sin 60, तो इसको मतलब होगा कि ये हमसे sin 60 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, और sin 60 की वैल्यू होगी √3/2 के। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, उसके साथ साथ इसमें C&D प्रॉपर्टी भी लगी हुई है। और भी तरीके हो सकते हैं इसको करने के, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे आसान, इसमें इतनी चीजें भी लिखनी नहीं पड़ेगी, समझाने के लिए लिखनी पड़ी है ऐसे, तो आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि अ मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 km/h बट स्टॉप्स फॉर 6 minutes टू चेंज हॉर्स एट द एंड ऑफ एवरी 7 किलोमीटर, द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। एक आदमी है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और अपने घोड़े पे जा रहा है। उसको जाना है 90 किलोमीटर दूर, लेकिन वो क्या करता है, जैसे ही वो 7 किलोमीटर चलता है तो 6 मिनट के लिए रुक जाता है। जैसे ही वो 7 किलोमीटर चलता है तो 6 मिनट के लिए रुक जाता है। तो कैसे करेंगे भाई? देखो क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, मैं आपको थोड़ा और आराम से बताता हूं कि एक आदमी अपने घोड़े पे बैठ के जा रहा है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर दूर उसको जाना है। तो मैं आपसे साफ साफ पूछता हूं कि अगर वो बिना रुके चले तो कम से कम कितना टाइम उसको लगेगा, विदाउट स्टॉपेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आप कहेंगे मुझे टाइम पता करना है, तो टाइम तो बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस कितना जाना है? 90, स्पीड कितनी? 18। डिवाइड करूंगा तो 5 आवर्स उसको लगेंगे ही लगेंगे, अगर वो बिल्कुल इसी स्पीड पे चलता रहे और कहीं पर भी ना रुके। 5 घंटे उसको लगेंगे। ठीक है जी, लेकिन उसने तो वेस्ट भी किया ना टाइम। जब भी वो रुकता था तो वो अपना टाइम वेस्ट भी तो कर रहा है। कितना टाइम उसने वेस्ट किया है इसके बारे में भी तो देख लेते हैं ना। 5 घंटे तो वो घंटे हैं जो उसको लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन इसने कहा कि जैसे ही 7 किलोमीटर चलेगा 6 मिनट के लिए रुक जाएगा, फिर अगले 7 किलोमीटर चलेगा, फिर 6 मिनट के लिए रुक जाएगा, फिर अगले 7, फिर 6। तो आप देखेंगे 90 किलोमीटर जाने में कितनी बार रुकेगा?
7 पे रुकेगा, फिर 7 दूनी 14 पे रुकेगा, फिर 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 12 सते 84, यानी कि 12वीं बार भी रुकेगा, 13 सते 91 हो जाएगा, तो 90 किलोमीटर से ज़्यादा जा नहीं सकते, यानी कि हमें सिर्फ 12 बार ही रुकना पड़ेगा। 13वीं बार वो जाएगा तो 90 से ऊपर चला जाएगा, और 90 से ऊपर हमें जाना ही नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 12 टाइम्स वो रुकेगा, 12 टाइम्स वो रुकेगा, और हर बार रुकने में 6 मिनट वेस्ट करता है। तो उसने टोटल 72 मिनट्स और लगाई है, जिसमें वो बीच बीच में रुका है। 5 घंटे तो लगने ही थे, 72 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 72 मिनट्स को हम 1 आवर प्लस 12 मिनट लिख सकते हैं। तो टोटल कितना टाइम लगेगा उसको, 5 घंटे वो वाला टाइम है जो उसको लगेगा ही लगेगा, प्लस वेस्ट उसने कर दिया है 1 घंटे और 12 मिनट, तो उसको टोटल टाइम लगेगा 6 आवर और 12 मिनट, उसको टोटल टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आसान ही है अगर आपकी अप्रोच सही है तो, अदरवाइज सोचने में तो आप काफ़ी कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी परसेंटेज का। इसमें कहा गया कि इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, x का कितना प्रतिशत y है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ऐसे कि भाई 50% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये कितना है x माइनस वाई के, इक्वल है ये 30% ऑफ का मतलब फिर से मल्टीप्लाई, और ये है x प्लस वाई के। तो मैंने आपको प्रतिशत जब चैप्टर किया था, जब इस तरीके की इक्वेशन होती है जिसमें मल्टीप्लाई यूज होता है, वहां पर प्रतिशत का कोई रोल नहीं होता है, और जब इक्वेशन लिखी हो तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। तो यहाँ से मैं आपसे पूछूंगा कि x प्लस वाई कितना होगा, तो आप कहेंगे सिंपल सा 50। अच्छा जी, x माइनस वाई कितना होगा, आप कहेंगे यहाँ से 30 है। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब आपको दो इक्वेशन दी हो, उन्हीं का सम दिया हो, उन्हीं का डिफरेंस दिया हो, तो आप कहेंगे जो पहले वाली वैल्यू है यानी कि x, वो वैल्यू कैसे निकलती है, इन दोनों से निकलती है। इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, तो x की वैल्यू 80/2 यानी कि 40 आएगी। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को घटाओ यानी कि डिफरेंस लो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 50 में से 30 घटेगा 20 का आधा, 10 आ जाएगा। x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। क्वेश्चन का आंसर निकालते इसने पूछा कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y पूछा है, हिंदी में पढ़ सकते हैं y x का कितना प्रतिशत है। तो जो पूछा होता है वो ऊपर लिखा जाता है, और किसका पूछा होता है वो नीचे लिखना होता है हमें, और इंटू 100। इंग्लिश में कहूँ तो जिसके साथ इज लगा होता है वो ऊपर, जिसके साथ ऑफ लगा होता है वो नीचे, और इंटू 100। तो इज किसके साथ लगा है, y के, ऑफ किसके साथ लगा है, x के, यानी कि 10 जो है, यानी कि जो y है वो 40 का कितना प्रतिशत है। तो आप 0 से 0 हटा देंगे, और 1/4 होता है 25%, इसको काट देगा, यानी कि y जो है वो x का कितना परसेंट है जी, वो 25% है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, परसेंटेज का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं जितना मैंने लिखा है, लेकिन समझाने की जरूरत पड़ने आपको तो लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट्स नीदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ। तो आप मैं बताऊं कि फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल खेलने वाले हैं 40%, क्रिकेट खेलने वाले हैं 50%, और जो नहीं खेलते हैं दोनों, इसको ध्यान देखेंगे, बोथ का दिया हुआ है लेकिन नहीं खेलने वाले हैं 18%। ये खेलते नहीं है, इसने कहा 18% छात्र न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट, तो ये नहीं खेलने वाले यानी कि निगेशन वाले हैं। तो जो बोथ का डेटा होता है उसी को आपको सब में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि अगर फुटबॉल 40% खेलते हैं तो मैं कहूँगा 60% नहीं खेलते हैं।
अगर क्रिकेट 50% खेलते हैं तो 50% नहीं खेलते हैं। ये भी नहीं वाला है, ये भी नहीं वाला है और ये भी नहीं वाला डेटा है। इसलिए जो क्वेश्चन हम करेंगे वेन डायग्राम से, तो 2 सर्कल बनाएंगे और एक सर्कल हमारा बनेगा किसके लिए, एक सर्कल बनेगा फुटबॉल के लिए और एक बनेगा क्रिकेट के लिए, और ये वाला पार्ट होता है बोथ वाला। और हमने क्लास में देखा था कि भाई क्वेश्चन आपको हमेशा बोथ वाले पार्ट से ही शुरू करना है, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। क्रिकेट में 60% स्टूडेंट होने चाहिए, तो इस वाले सर्कल में पहले से ही 18 है, तो यहाँ पर 42 लिखना पड़ेगा। 42 ऐसे है जो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते। 18 क्रिकेट के अंदर टोटल 50 होने चाहिए, 18 पहले से ही है, तो यहाँ पर 32 होने चाहिए। तो ये नहीं खेलने वाला डायग्राम हमने बनाया है, नहीं खेलने वाला। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कोई भी नहीं खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे 42 ऐसे हैं प्लस 18 और प्लस 32, इनको जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ के आया 92%। तो 92% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। तो आप कहेंगे जो सब कुछ यानी कि दोनों खेलने वाले होंगे वो 100 में से माइनस होके आ जाएगा और दोनों खेलने वाले आ जाएंगे 8%। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप वो चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आंसर आपका बड़ी आसानी से आ जाएगा। पहली कंडीशन ये होती है कि जो डेटा बोथ का होता है पूरा क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि क्वेश्चन जब शुरू करेंगे तो बोथ वाले पार्ट से करेंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है, कैलकुलेशन कर लेंगे आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ज्योमेट्री का है। इसमें कहा गया कि I इज द इंसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC इफ ABC इक्वल टू 65%, ACB 55%, देन द वैल्यू ऑफ BIC। एक इंसेंटर कैसे बनता है, अगर आपको इस चीज में डाउट है तो आपका आंसर इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि ट्रायंगल ABC मैंने बना लिया, ये रहा हमारा ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC 65 है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये 65 है हमारा, 65 सॉरी, ये वाला एंगल है 65 है, ये इधर बाहर लिख देता हूँ मैं, 65 डिग्री है। और ये वाला जो एंगल है ये है 55 डिग्री, ये 55 डिग्री है। तो आप बताइए ट्रायंगल अगर है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसको और इसको जोड़ के देखा 120 आया। इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। एंगल बाइसेक्टर से बनता है इंसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर लिया और इसका एंगल बाइसेक्टर लिया। एंगल बाइसेक्टर होता है जब किसी एंगल को बीच में से काटा जाता है, जैसे ये कुछ भी एंगल है ना, इसको बीच में से काटा है तो ये और ये बराबर बराबर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। जब दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर काट करके मिलता है इसको बोलते हैं इंसेंटर, और इसको आई नाम दिया गया है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि BIC कोण कितना होगा, BIC ये वाला एंगल कितना होगा। तो पहला तरीका ये है कि आप इसमें देखेंगे ये 65 का आधा ये है, 55 का आधा ये है, तो ये कितना बचेगा उस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें जो थ्योरम लगती है वो लगती है कि इंसेंटर पे जो कोण बनता है हमारा वो बनता है कितना, 90 प्लस इस वाले एंगल का आधा, यानी कि A/2 करके। तो 90 प्लस 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। तो 120 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि जैसे 65 था तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 65/2, ये वाला एंगल होगा 55/2। तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55, यानी कि 120 और बटे में 2 60। इन दोनों एंगल का सम 60 आया है, तो फिर ये वाला ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 9th। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पीछे करके देखना और डाउट होगा तो कमेंट में करके बताना मुझे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है और मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा किस किस ने इसको सही किया है। नेक्स्ट बार जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मैं यहीं से इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। इस क्वेश्चन को 2 लाइन के अंदर कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार अपनी तरीके से इसको करके देखना और जो मैं कराऊंगा उससे करके देखना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, फॉलो कर लेना इस चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन इसी तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।